चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बदले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। BTBR की एक और जर्नी के साथ आज फिर से हाजिर है आपकी दोस्त बबीता जैन। और चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। दोस्तों, आज समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टेलीविजन न देखता हो। टीवी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन टीवी देखते हुए कभी भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि ये आविष्कार महज 74 वर्ष पुराना ही है। सही रूप में कहें तो पिछली सदी आविष्कारों की सदी थी और टेलीविजन का आविष्कार पिछली सदी में कदम दर कदम बढ़ता हुआ वर्ष 1939 में हकीकत में आया। इसके एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर रहे रूस के व्लादिमीर वोरकिन, जिन्होंने 1939 में अमेरिका की RCA यानी रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका में काम करते हुए जनता के सामने अपने सफल प्रयोग का प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि टीवी के इस आविष्कारकर्ता ने टीवी के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए वो किसी सदमे से कम नहीं थे। उन्होंने बोला, I hate what I have done to my child. I would never let my own children watch it. इसका मतलब साफ है कि टेलीविजन बनाते हुए इसके उपयोग की जो कल्पना उनके दिमाग में थी वो हकीकत में बदल नहीं पाई। शायद उनके दिमाग में टीवी के द्वारा पब्लिक में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का मकसद था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो मात्र एक इडियट बॉक्स बनकर रह गया है। हालांकि उस दौर में टेलीविजन के निर्माण में कई वैज्ञानिक शोध कर रहे थे, जिनके बेसिक रूप भी सामने आए। इसमें से मुख्य थे जर्मनी के पॉल निपकोव, जिन्होंने 1884 में स्पिनिंग डिस्क के पास छेदों को एक सीरीज में काटकर लाइट सेंसिटिव एरिया में लाइट प्रोजेक्ट की। व्लादिमीर वोरकिन का जन्म 30 जुलाई 1889 में मॉस्को के पास म्यूरोम नामक शहर में हुआ था। इनकी विज्ञान में रुचि का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 9 वर्ष की उम्र में वो अपने पिता की रिवर बोट की मरम्मत करने लगे थे। वैसे उनकी औपचारिक शिक्षा 1908 के सेंट पीटर्सबर्ग के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई। यहाँ से व्लादिमीर ने 1912 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास की तथा रोसिंग के सहायक के रूप में शुरुआती दौर में हाइब्रिड टेलीविजन का 1910 में सफलतापूर्वक विकास और प्रदर्शन किया, जिसमें निपकोव डिस्क का एक कैमरे के रूप में और ब्राउन इलेक्ट्रॉनिक कैथोड रे ट्यूब का रिसीवर के रूप में इस्तेमाल किया। रोजिन की मृत्यु के बाद व्लादिमीर रूस छोड़कर पेरिस चले गए, जहां उन्होंने एक्स-रेज पर काम किया। पेरिस के बाद वे अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां 1923 में उन्होंने टेलीविजन सिस्टम का पेटेंट हासिल किया। In 1923, I demonstrated a complete electronic picture transmission. We were hoping, of course, only that by television we can see the things which is impossible to see normally with our eye. Something which was too far, too close, too dangerous, or too impossible to see at all. Television can do it. When I first started to work with television, I never dreamed what power it could have and how it would reach out to so many people in so many ways. That I never dreamed. उनके सुपीरियर्स ने इस आविष्कार को फालतू मानते हुए उन्हें इसे कंटिन्यू न करने का आग्रह किया, पर व्लादिमीर ने उनकी एक न सुनी और कुछ ही समय बाद उन्होंने कीनोस्कोप और आइकोनोस्कोप का निर्माण किया। व्लादिमीर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इन्होंने 1929 में रेडियो इंजीनियर्स के कन्वेंशन में अपने ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रदर्शन किया और टीवी के विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया।
टेलीविजन का सपना दुनिया में हकीकत बनने को तैयार था। व्लादिमीर के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फिलो फार्न्सवर्थ थे, जिनके ऑल इलेक्ट्रॉनिक टीवी के पेटेंट को RCA को $1 मिलियन की लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ सकती थी। लेकिन व्लादिमीर द्वारा बनाए गए टीवी ने लोगों के दिलों को जीत लिया था। RCA ने इसको 1939 में न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड फेयर में इंट्रोड्यूस किया और उसी फेयर को 10 दिन बाद नई निर्मित नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने टेलीकास्ट भी कर दिया। दोस्तों, आज टीवी हर घर का हिस्सा बन गया है, बस जरूरत है उसका सही उपयोग करने की। टेलीविजन टेक्नोलॉजी के इस पायनियर को हमारी टीम की तरफ से उनके जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। Born to be remembered. Born to be remembered. आजकल इंडिया में एजुकेशन के नाम पर हर गली और नुक्कड़ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। चाहे वो 12वीं तक के स्कूल्स हों, इंजीनियरिंग या MBA की प्रिपरेशन के कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज ही क्यों ना हो, इनकी देश भर में कोई कमी नहीं दिखती। कुछ सच में शिक्षा की वैल्यू को दिमाग में रखते हुए बनाए गए थे, तो कुछ सिर्फ बिजनेस के लिए। मगर पहले जमाने में शिक्षा संस्थान खोलने का मतलब था केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। ऐसे ही एक इंसान थे राय राजेश्वर बाली, जिन्होंने हिंदुस्तान में शिक्षा के महत्व को समझते हुए कुछ ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जो अपनी अच्छी शिक्षा के लिए मशहूर हुए और आज भी उनकी इमेज में एक भी बाल बांका नहीं हुआ है। राजेश्वर बाली भारत के ब्रिटिश एरा में उत्तर प्रदेश के तालुकदार थे। राजेश्वर जी शुरू से एक इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मिस्ट भी रहे हैं। अपने जीवन काल में वे सिर्फ तालुकदार एसोसिएशन ऑफ ओध के हेड ही नहीं, बल्कि 1924 से 1928 तक उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। इस काल में उन्होंने भारत में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। राजेश्वर जी के योगदानों में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी एक्ट, हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय, भातखंडे का निर्माण और भारत में मॉन्टेसरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन की स्थापना। ये कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। इस कॉलेज की स्थापना केवल अंग्रेजों और तालुकदारों के बच्चों के एडमिशन के लिए ही हुई थी, लेकिन अपने कार्यकाल में इन्होंने ये कॉलेज बाकी की पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया था। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो पहले मंदिर के भजनों तक ही सीमित था, उसको घरों तक पहुंचाने का श्रेय राजेश्वर जी को ही जाता है। इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के म्यूजिकोलॉजिस्ट पंडित VN भातखंडे को अपने कोर्ट में आमंत्रित किया और उनसे हिंदुस्तानी संगीत की ग्रामर लिखने का आग्रह किया और इनके साथ मिलकर निर्माण हुआ 1926 में लखनऊ में भातखंडे संगीत विद्यालय का। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाले राय राजेश्वर बाली जी को हम अपनी पूरी टीम की तरफ से सलाम करते हैं। Born to be remembered. Born to be remembered. दोस्तों, जब भी एड्स या HIV का जिक्र होता है तो मन में एक दहशत सी हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी मानी जाती है जिसका निश्चित अर्थ मौत समझा जाता है। आज से 2 दशक पहले कल्पना की जाती थी कि आने वाले वर्षों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या कई करोड़ों में होगी। इसे विश्व की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में लिया जाने लगा था। विशेषकर अफ्रीकी महाद्वीप में ये सबसे घातक होने वाली थी तथा मरने वालों की संख्या पॉपुलेशन की 1/3 तक होने की कल्पना की गई थी। पर ये हादसा होने से बच गया और इतने लोग इस बीमारी की चपेट में नहीं आए जितने की कल्पना की गई थी। एड्स को काबू करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक जुट गए थे, जिसमें से फ्रैंकोis सेनोसे का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि लेबोरेटरीज में हो रहे रिसर्च के कामों को इन्होंने क्लिनिक के डॉक्टर्स के संपर्क में लाया और इन खोजों के लाभ को मरीजों तक पहुंचाया। फ्रैंकोis की इस उपलब्धि के लिए उन्हें 2008 में उनके मेंटर ला मॉन्टेग्नियर के साथ मेडिसिन में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया।
priority for HIV/AIDS research today is treatment and prevention, of course, and they are really integrated together now. Prevention, when you speak about prevention, of course, we heard about new data regarding microbicide, but there is a lot of work done, research done on vaccine research. So I thought that we should try to stimulate the same organization to promote research on new strategic therapy for the future in order to have a treatment that can be stopped, so less expensive. Also a better quality of life, and that is very important for me, better quality of life for patients. दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। ये हमारे शरीर में उपस्थित CD4+ T सेल्स, जो कि शरीर को वायरस से बचाते हैं, उनको निष्क्रिय कर देता है। सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये वायरस शरीर को बीमारियों से बचाने वाले डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर कर देता है। दोस्तों, एड्स शुरुआती दिनों में पकड़ में नहीं आता। ये जुकाम और वायरल इन्फेक्शन के रूप में शरीर में अपनी पकड़ बनाता है। धीरे धीरे ये हमले लगातार होते रहते हैं और शरीर पूरी तरह से एड्स के ग्रस्त में आ जाता है। फ्रैंकोआ ने सबसे पहले ह्यूमन सेल के अंदर HIV वायरस की खोज की, फिर इसका जीनोम डिकोड किया और इस वायरस को नियंत्रण में लाने के लिए इन्होंने पेस्चर इंस्टीट्यूट के लैब में अपनी रिसर्च जारी रखी। I feel that we certainly not have done everything, all the approaches to try to have a new strategy to get a vaccine against HIV. What we know is that we have currently a treatment. This treatment is not a cure, but we have some more and more data all over the years, also some example of natural protection, not against HIV, but against AIDS itself, like those people that are naturally controlling their infection without any treatment. So my feeling, if this is existing naturally, us as scientists, we shall be able to induce. हालांकि एड्स को समाप्त करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई है, लेकिन इसकी मारक क्षमता को कम करने की दवाइयां वैज्ञानिकों ने खोज निकाली हैं, जिनके सेवन से जीवित रहने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हमें फ्रैंकोआ बास सिनोसिस जैसे वैज्ञानिकों का आभारी होना चाहिए। वो करोड़ों एड्स के रोगियों के इलाज में तन मन से जुटी हुई हैं। BTBR की पूरी टीम इन्हें विश करती है अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि एड्स से बचने के लिए आप भी सावधानी बरतिए। Born to be remembered. Born to be remembered. क्या आपको कभी किसी अजनबी से इतना गहरा प्यार हुआ है कि सब कुछ भूल के उसके लिए आप एक गाना ही बना बैठे? जी हाँ, इस शख्स ने कुछ ऐसा ही किया और इस गाने ने बना दिया इनको 1950 का अमेरिकन टीन सेंसेशन। डायना गाने से मशहूर होने वाले पॉल एंका ने ये गाना एक ऐसी लड़की से प्रेरित होकर बनाया था जिन्हें ये चर्च में तो अक्सर देखा करते थे, पर मुश्किल से ही इन्हें कभी उससे बात करने का मौका मिला। पॉल एंका कहते हैं कि उनकी हरकतें देखकर उनके पेरेंट्स को शुरू से ही मालूम हो गया था कि उनका बेटा और बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा अनोखा था। I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Always stay by me, Diana.
डायना की मिलियन कॉपीज बिकने के बाद कनाडा के जन्मे पॉल अपनी बेहतरीन सिंगिंग और सॉन्ग राइटिंग एबिलिटीज की वजह से अमेरिका के टॉप 10 आइडल्स बन चुके थे। पॉल मात्र 20 साल के भी नहीं थे जब उनका वर्ल्ड ट्रैवल शुरू हो चुका था और इनके गाने जैसे लोनली बॉय और पुट योर हेड ऑन योर शोल्डर श्रोताओं को मदहोश कर रहे थे। दोस्तों, पॉल एक ऑलराउंडर व्यक्ति थे। सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी इनको कुशलता हासिल थी। इन्होंने कई फिल्मों में एक्ट किया तथा कई टीवी शोज भी होस्ट किए। पॉल ने माइकल जैक्सन के साथ मिलकर 1983 में आई नेवर हर्ड गाना भी लिखा था, जो कि 2009 में दिस इज इट के नाम से काफी पॉपुलर हुआ। This is it. Here I stand. I'm the light of the world, love you grand. In this light, I can feel, and I know yes for sure it is real. And it seems as though I've seen your face 1,000 times, and you know that you see my face before. आज के दिन यानी 30 जुलाई को जन्मे पॉल एंका के जन्मदिन पर हमारी टीम की तरफ से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। Born to be remembered. Born to be remembered. I'll be back. एक इंसान का व्यक्तित्व बहुत हद तक उसके बचपन पर निर्भर करता है। दुखद बीता हुआ बचपन सारी उम्र दिल में ठेस तो पहुंचाता ही है, बल्कि इंसान को एक बागी भी बना देता है। इसका एक उदाहरण है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। जिनके अंदर विद्रोह की एक ऐसी ललक जागी जिसने उन्हें दुनिया में असंभव को संभव कर दिखाने की चेतना दे दी। 5 बार मिस्टर यूनिवर्स और 6 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल हासिल करने वाले आर्नोल्ड बहुत लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग और हॉलीवुड की दुनिया के सरताज बने रहे हैं। 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया में जन्मे आर्नोल्ड का बचपन एक शराबी और निर्दयी पिता की छत्र छाया में बीता। उनके पिता ने हमेशा आर्नोल्ड और उनके बड़े भाई में भेदभाव किया और उन्हें कई बार शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाई। आर्नोल्ड बताते हैं कि उनके घर का माहौल हमेशा तनावग्रस्त रहता था। घर की ऐसी दुनिया से भागकर आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग को अपना पैशन बना दिया। वो मात्र 14 वर्ष के ही थे जब उन्होंने पहली बार जिम ज्वाइन किया। धीरे धीरे उनका रुझान बॉडी बिल्डिंग में बढ़ता गया। वो इसको लेकर इतने तत्पर हो गए थे कि वीकेंड्स में भी बंद जिम को जबरदस्ती खुलवा के अपनी एक्सरसाइज करते थे। वो कहते थे कि एक दिन भी अगर उनका जिम किए बगैर छूट जाता था तो उन्हें इसका बहुत अफसोस होता था। आर्नोल्ड की मेहनत जल्दी ही रंग लाई। 19 वर्षीय आर्नोल्ड ने पहली बार लंदन में मिस्टर यूनिवर्स कंपटीशन में हिस्सा लिया। हालांकि वो इसमें पहले रनर अप रहे, लेकिन उनका टैलेंट शो के जज चार्ल्स बेनेट ने देख लिया और उनको ट्रेनिंग देने के लिए ऑफर किया। बस फिर क्या था, चार्ल्स बेनेट की ट्रेनिंग में आर्नोल्ड ने अपनी बॉडी को और इम्प्रूव किया और अगले ही वर्ष 1967 में 20 साल के आर्नोल्ड ने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपनी झोली में डाल दिया। आर्नोल्ड को एक्टर बनने का शौक शुरू से ही था। उन्हें पता था कि किसी भी तरह से उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री लेनी है और उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी हॉलीवुड। और हॉलीवुड में कदम रखने का सपना देखने वाले आर्नोल्ड को उस समय शायद खुद भी नहीं पता होगा कि एक दिन वो हॉलीवुड में एक्शन फिल्मों के बादशाह बन जाएंगे। उन्नीस में वो ये सपना देखते हुए अमेरिका चले आए और फिर लॉस एंजलिस में वो गोल्ड्स जिम में ट्रेनर बन गए। 1970 से 1974 में अपने वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनकी दोस्ती कई दिग्गज रेसलर्स से भी हुई। उनमें से एक थे बिली ग्रैहम। 1970 में न्यूयॉर्क में इन्होंने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता।
इसके बाद अगले 7 सालों तक आर्नोल्ड ही इसी खिताब के हकदार रहे। When you're a competitive athlete, you learn very quickly how strong you are or how energetic you are, all of those things. But it could very well be that there's a lot of people who have an equally as good a body as you have, that performs just as well, that is as muscular, let's say in bodybuilding, there's exactly the same kind of, proportions and all of those things. So the question really is what puts you over the top? It is the mind that really creates the body. It's the mind that makes you really work out the 4 or 5 hours a day. It is the mind that visualizes of what the body ought to look like as the finished product. फिल्मों में एक्टिंग की तमन्ना रखते हुए अमेरिका आए आर्नोल्ड को अपना पहला ब्रेक फिल्म हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क में हरक्यूलिस की भूमिका में मिला। लेकिन इनको असली पहचान मिली 1977 में बॉडी बिल्डिंग के ऊपर बनी फिल्म पंपिंग आयरन से। इसके बाद 1982 में रिलीज हुई इनकी ब्रेक थ्रू फिल्म कोनान द बारबेरियन ने इन्हें एक्शन सुपरस्टार बना दिया। I remember days like this when my father took me into the forest and we ate wild blueberries. More than 20 years ago. I was just a boy of 4 or 5. The leaves were so dark and green then. The grass smelled sweet with the spring wind. Years of pitiless combat. No rest, no sleep like other men. And yet the spring wind blows, Superdai. Have you ever felt such a wind? ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और फिर एक के बाद एक बिग बैनर एक्शन फिल्म्स इनकी झोली में गिरती रहीं। उनमें से सबसे फेमस थी जेम्स कैमरन की फिल्म द टर्मिनेटर। I'm a cybernetic organism, living tissue over a metal endoskeleton. आर्नोल्ड ने 26 अप्रैल 1986 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की भतीजी मारिया श्राइवर से शादी की। 2003 में आर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर के पद के लिए चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। गवर्नर बनने के बाद टर्मिनेटर के इस एक्शन हीरो का मीडिया ने नाम गवर्नेटर रख दिया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कैलिफोर्निया की आर्थिक तंगी को बेहतर करने के लिए बहुत काम किए। इन्होंने वातावरण के प्रोटेक्शन के लिए भी काफी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। पॉलिटिक्स के करियर में आर्नोल्ड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। 2006 में वे एक बार फिर गवर्नर के इलेक्शंस में जीत गए। आर्नोल्ड 2010 में बॉक्स ऑफिस सुपरहिट फिल्म दी एक्सपेंडेबल्स में सिल्वेस्टर स्टेलोन, जेसन स्टैथम और जेट ली के साथ नजर आए। Big Barney Ross. Bigger Trent Mouse. What are you doing? Praying for work? Could be. Have you been sick? You lost weight? Really? Now, whatever weight I lost, you found, pal. But a general by the name of Gaza has overthrown the Hamas government. That's right. So you want Gaza gone? I want him dead. All he takes is a little army. Only an idiot would do this job. How much? No, like I said, I'm busy anyway, so give this job to my friend here. He loves playing in the jungle, right? दोस्तों, आज आर्नोल्ड अपना जन्मदिन मना रहे हैं और BTBR की टीम इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देती है। Hasta la vista, baby. दोस्तों, आज का ये सफर कैसा रहा? बढ़िया ना? तो मुझे भी बहुत मजा आया आज आप लोगों से बात करते हुए। फिलहाल के लिए आपकी हमसफर बबीता को दीजिए इजाजत। मिलेंगे दोबारा। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।